आपको याद होगा कि फरवरी 2021 में म्यांमार में हमें तख्ता पलट की घटना देखने को मिली थी। वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था और वहां के नागरिकों के अधिकारों को भी लगभग समाप्त कर दिया गया था। अब हाल ही में इस पूरे तख्ता पलट की वजह से भारत पर क्या असर हुआ है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज यानी खबर पर बात करेंगे। इसके बाद म्यांमार के तख्तापलट की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे और इस तख्तापलट की वजह से म्यांमार और म्यांमार के लोगों पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिला है उसको समझेंगे। इसके अलावा इसकी वजह से भारत की क्या नीति रही है, इस पूरे विषय को लेकर भारत पर क्या प्रभाव रहा है उस पर बात करेंगे और दुनिया के तमाम अन्य देशों ने म्यांमार के प्रति क्या रुख अपनाया है, उनकी क्या नीति रही है, इसको भी समझेंगे। अंत में एक प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आज का जो पूरा वीडियो है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित है और आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत और उसके पड़ोसी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर देख लेते हैं। हमारी जो न्यूज है वो इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। हमारी खबर है द वायलेंट क्योस इन म्यांमार अ रैपिडली एस्केलेटिंग क्राइसिस ऑन इंडियाज डोरस्टेप, यानी म्यांमार में एक वायलेंट एक हिंसक कार्यवाही हो रही है और इस कार्यवाही की वजह से ये जो हिंसक कार्यवाही देखने को मिल रही है, जो सैन्य कार्यवाही देखने को मिल रही है, इस कार्यवाही की वजह से भारत पर किस तरह का प्रभाव हो सकता है, उसी प्रभाव को समझने के लिए इस खबर को लिखा गया है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले म्यांमार में तख्तापलट की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। तो म्यांमार, जिसे हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, म्यांमार एक ब्रिटिश उपनिवेश रहा है, एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा है और तकरीबन 124 सालों तक ब्रिटिश कॉलोनी रहने के बाद साल 1948 में म्यांमार आज़ाद हुआ था, यानी भारत के आज़ाद होने के मात्र 1 साल बाद। जब म्यांमार आज़ाद हुआ तो इसके बाद म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई, लेकिन ये लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका और साल 1962 में वहां पर एक तख्ता पलट हुआ, एक सैन्य तख्ता पलट हुआ और इसके बाद एक सैन्य सरकार की स्थापना की गई और ये सैन्य सरकार बहुत लंबे समय तक चली। साल 2011 तक हमें म्यांमार में एक सैन्य सरकार, एक सैनिक सरकार देखने को मिलती है। लेकिन जब ये सैन्य शासन स्थापित हुआ तो इसकी वजह से जो कई पश्चिमी देश थे, उन पश्चिमी देशों द्वारा म्यांमार पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करने शुरू कर दिए गए। कई देशों द्वारा, खासतौर पर अमेरिका, यूरोप और यूरोप के जो तमाम अन्य देश थे, उन देशों द्वारा म्यांमार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और इन आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से म्यांमार का जो आर्थिक अलगाव था, जो इकोनॉमिक आइसोलेशन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। इस इकोनॉमिक आइसोलेशन की वजह से म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखने को मिला और म्यांमार की अर्थव्यवस्था और ज़्यादा पिछड़ने लगी। यही वजह है कि मौजूदा समय में म्यांमार इस पूरे क्षेत्र के सबसे गरीब देशों में से एक है। जब म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा तो जाहिर तौर पर वहां की जो सैन्य सरकार थी, जिसे हम जुंटा के नाम से भी जानते हैं, जुंटा वहां की सैन्य सरकार का एक समूह होता है, जो सैनिक लीडर्स होते हैं उनका एक समूह होता है जिसे जुंटा कहा जाता है। इस पूरी स्थिति की वजह से जुंटा पर भी दबाव बढ़ने लगा, वहां की सैन्य सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। जब सैन्य सरकार पर दबाव बढ़ा तो वहां की सैन्य सरकार ने कुछ कार्यवाहियां शुरू की। इन्हीं कार्यवाहियों के हिस्से के तौर पर साल 2008 में म्यांमार में पहली बार एक नया संविधान बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और इसी संविधान के हिस्से के तौर पर साल 2011 में पहली बार म्यांमार में चुनाव आयोजित किए गए। लेकिन ये चुनाव बहुत ज़्यादा विशेष नहीं थे, ये केवल एक दिखावा था। कई जानकारों द्वारा इन चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जानकारों का कहना है कि ये जो चुनाव थे ये सही मायने में लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये जो चुनाव थे, चुनाव जीतने वाली जो सबसे बड़ी पार्टी थी, यानी USDP, जिसकी फुल फॉर्म थी यूनियन सॉलिडारिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, ये पार्टी खुद म्यांमार की सेना की एक राजनीतिक विंग थी, एक पॉलिटिकल विंग थी। यानी ये जो पूरी पार्टी थी ये म्यांमार की सेना से ही जुड़ी हुई थी, तो जाहिर तौर पर अभी भी म्यांमार की सेना ही शासन कर रही थी। इसके अलावा जिन्हें 2011 में राष्ट्रपति बनाया गया था वो भी म्यांमार की सेना से ही संबंधित थे, म्यांमार की सेना के पूर्व सैनिक थे। हालांकि यहाँ इस पूरी सरकार को एक सेमी सिविलियन गवर्नमेंट या सेमी मिलिट्री गवर्नमेंट के तौर पर जरूर संबोधित किया जा सकता है। इसके बाद ये सरकार साल 2015 तक चलती रही, लेकिन जब ये सरकार स्थापित की गई तो कुछ सरकार ने कुछ लोगों को सिविल लिबर्टीज देनी भी शुरू की। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करना शुरू किया गया।
मीडिया को कुछ आज़ादी दी गई और इन्हीं पॉलिटिकल प्रिजनर्स में से एक थी आंग सान सू की। आंग सान सू की वहाँ की म्यांमार की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स में से एक हैं और वो हमेशा से ही सैन्य सरकार का विरोध करती रही हैं और इसी विरोध के हिस्से के तौर पर उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। जब साल 2015 में म्यांमार में एक बार फिर से चुनाव आयोजित किए गए तो इन चुनावों में ये जो आंग सान सू की जो पार्टी थी उसने बहुत भारी मतों से चुनाव जीता था और चुनाव जीतने के बाद कई सारे रिफॉर्म्स भी किए थे। इसके बाद ये सरकार लंबे समय तक चलती रही, साल 2020 तक ये सरकार चली और इसी अवधि के दौरान साल 2015 से साल 2020 के दौरान हमें रोहिंग्या क्राइसिस भी देखने को मिलता है और इस पूरे क्राइसिस के दौरान आंग सान सू की पर रोहिंग्या मुस्लिमों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करने के आरोप लगते हैं। पहले जिस व्यक्ति को, जिस महिला को बहुत ज्यादा शांति का प्रिय माना जाता था, अब उस महिला पर हिंसा के आरोप लगने लगते हैं। अब ये जो आंग सान सू की थी, इस पूरी अवधि के दौरान इन्होंने सेना का बहुत ज्यादा समर्थन किया था। ये वही सेना थी जिसने आंग सान सू की को बहुत लंबे समय तक हाउस अरेस्ट में रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने सेना का समर्थन किया और उस समर्थन का प्रभाव ये हुआ, उसका बदला उन्हें इस तौर पर मिला कि जब साल 2020 में म्यांमार में चुनाव आयोजित किए गए तब उनकी पार्टी ने बहुत ज्यादा सीटें जीती, लेकिन इसके बावजूद भी सेना ने इन पूरे चुनावों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सेना ने कहा कि ये जो चुनाव आयोजित किए गए थे वो निष्पक्ष नहीं थे, इन चुनावों में बहुत ज्यादा गड़बड़ी की गई थी, ऐसे आरोप सेना द्वारा लगाए गए। सेना ने वहां का जो निर्वाचन आयोग था उससे भी इस तरह की मांग की कि इन चुनावों को रद्द कर दिया जाए और एक नए चुनाव आयोजित किए जाए, एक नई सिरे से चुनावी प्रक्रिया को अपनाया जाए। लेकिन उसके वहां का जो निर्वाचन आयोग है, वह उस निर्वाचन आयोग ने इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं पाई। इसको देखते हुए नई सरकार बनाई गई, लेकिन यहाँ सेना को ये डर था कि ये जो नई सरकार है ये म्यांमार के पुराने संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन कर सकती है। ये डर क्यों था और ये प्रावधान क्या थे? तो आपको याद होगा, हमने पहले ही बात की थी कि म्यांमार में साल 2008 में सेना ने एक संविधान बनाया था। इस संविधान में ये प्रावधान था कि म्यांमार की संसद में सेना के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके अलावा म्यांमार में कई प्रमुख मंत्री पद भी सैनिकों के लिए आरक्षित किए गए थे। यही प्रावधान 2008 के संविधान में शामिल किया गया था और सेना को डर था कि यदि नई सरकार बनती है तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद म्यांमार की राजनीति पर सेना की जो पकड़ है वो पकड़ कुछ कमजोर हो जाएगी। इसी को देखते हुए फरवरी में तख्तापलट की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहां की जो निर्वाचित सरकार थी, जिसे जनता द्वारा चुना गया था, बहुमत दिया गया था, वहां की निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। आंग सान सू की और उनके कई जो लीडर्स थे, उन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और म्यांमार में एक सैन्य शासन की शुरुआत हो गई, एक सैनिक सरकार की शुरुआत हो गई। तो ये तो बात हुई म्यांमार में तख्तापलट की पृष्ठभूमि क्या रही। अब आगे बढ़ते हैं और तख्तापलट का प्रभाव क्या रहा है उस पर बात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि म्यांमार में सैन्य शासन शुरू हुए 20 महीने से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ विशेष बात यह है कि इस 20 महीने के समय के बावजूद भी वहां की जो सेना है वो अपने संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण करने में सफल नहीं रही है। यानी अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सेना का नियंत्रण नहीं है। इन क्षेत्रों में वहां के जो नागरिक सशस्त्र संगठन है, जो नागरिक संगठन है, वो सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई विशेष तौर पर 2 क्षेत्रों में लड़ी जा रही है। पहला क्षेत्र है चिन क्षेत्र और दूसरा क्षेत्र है सांगिंग क्षेत्र। अब ये दोनों क्षेत्र इतने विशेष क्यों हैं? ये दोनों क्षेत्र विशेष हैं क्योंकि ये दोनों क्षेत्र भारत के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये पूरी स्थिति का प्रभाव क्या रहा है, तख्तापलट का प्रभाव क्या रहा है, उसे हम इस बात से समझ सकते हैं कि बीते दिनों इसी साल फरवरी महीने में यूएन ह्यूमन राइट्स ने, जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन है, उसका एक ह्यूमन राइट्स संगठन है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि जब से म्यांमार में सैन्य शासन की शुरुआत हुई है तब से वहां पर विरोध प्रदर्शन करने की वजह से 1500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा सैन्य कार्यवाही की वजह से अब तक म्यांमार में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि म्यांमार में अब तक राजनीतिक गतिविधियों के चलते 11,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर तौर पर मौजूदा समय में म्यांमार में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कि जाहिर तौर पर किसी देश के लोकतंत्र के लिए, किसी देश के विकास के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो ये तो बात हुई म्यांमार में मौजूदा समय में क्या स्थिति है और उसका प्रभाव क्या रहा है, उस पूरे तख्तापलट का क्या प्रभाव रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इस पूरे विषय को लेकर भारत की क्या नीति रही है। तो इस पूरे विषय को लेकर भारत अब तक मध्यम मार्ग की नीति अपनाता रहा है। एक ओर तो भारत लोकतंत्र के समक्ष खतरा और सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर चिंता जाहिर करता रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत ने वहां की सैन्य सरकार के साथ संबंध भी स्थापित किए हैं, क्योंकि भारत को अपने राजनीतिक हितों, अपने जो सामरिक हित हैं उन्हें भी ध्यान में रखना है, जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है भारत को उनको भी अपने ध्यान में रखना है। तो भारत दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति में भारत के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है शरणार्थियों की चुनौती, रेफ्यूजीज की चुनौती। मौजूदा समय में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक भारत म्यांमार के साथ तकरीबन 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, यानी जाहिर तौर पर म्यांमार के साथ भारत की बहुत बड़ी सीमा है और इसी सीमा की वजह से भारत को इन शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सीमा जो क्षेत्र है, जो बॉर्डर एरिया है, उन क्षेत्रों में जो कानून बनाए गए हैं वो कानून जातीय और पारिवारिक संबंधों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। क्योंकि ऐसी स्थिति कई बार देखने को मिली है कि कई लोग भारतीय क्षेत्र में रहते हैं, ये जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र है उनमें रहते हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो म्यांमार के क्षेत्र में रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें एक दूसरे से मिलने में बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना ना पड़े, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सरल कानून बनाए गए हैं, बहुत ही उदार कानून बनाए गए हैं। इस क्षेत्र के नियमों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति बॉर्डर एरिया से 16 किलोमीटर के भीतर रहता है तो वो व्यक्ति आसानी से कोई परमिट लेकर, सरकार से परमिट प्राप्त करके एक दूसरे क्षेत्र में जा सकता है और वो व्यक्ति वहां पर तकरीबन 2 हफ्तों के आसपास रह सकता है एक बार परमिट लेकर। यदि किसी व्यक्ति का परमिट समाप्त हो जाता है, 2 हफ्ते समाप्त हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को वापस अपने देश में जाना पड़ेगा और वहां से दोबारा परमिट लेकर आना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि कई लोग 2 हफ्ते के परमिट पर आते हैं और इसके बाद लंबे समय तक बिना परमिट के भारत में रह रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इसकी वजह से भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। कई आंकड़े बताते हैं, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौजूदा समय में इस पूरी स्थिति की वजह से जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तब से म्यांमार के तकरीबन 30,000 लोग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मौजूद हैं। जब इतने ज्यादा शरणार्थी मौजूद हैं तो जाहिर तौर पर शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है और इसकी वजह से जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, खासतौर पर मिजोरम पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव की वजह से वहां के संसाधनों पर भी दबाव बढ़ रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब तक पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की कोई मदद नहीं की है, वहां की सरकार की कोई मदद नहीं की है। इसके अलावा एक बड़ी चुनौती भारत के लिए ये भी है कि भारत ने इस पूरे क्षेत्र में, म्यांमार में कई परियोजनाओं में निवेश किया हुआ है, जिसकी वजह से भारत को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारत, म्यांमार और थाईलैंड एक साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम कर रहे थे। इसके अलावा भारत और म्यांमार कलादान जलमार्ग परियोजना में भी निवेश कर रहे थे। दोनों देश इस परियोजना में काम कर रहे थे। इस परियोजना के माध्यम से दोनों देशों के बंदरगाह को जोड़ने की बात की गई थी। लेकिन जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तब से इन दोनों परियोजनाओं पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। ये परियोजनाएं लगभग रुक गई हैं। तो जाहिर तौर पर तख्ता पलट की वजह से भारत को कुछ हद तक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरी स्थिति में पश्चिमी देशों का, दुनिया के तमाम अन्य देशों का क्या रिएक्शन रहा है, क्या नीति रही है, उस पर बात करें तो जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तभी से जो तमाम पश्चिमी देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम जो अन्य यूरोपीय देश हैं, इन तमाम देशों द्वारा म्यांमार की सरकार पर, वहां के जो तमाम लीडर्स हैं, उन लीडर्स पर कई तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यानी उस समय बहुत ज्यादा कार्यवाही की गई थी। लेकिन जब से ये कार्यवाही की गई है इसके बाद ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से इस पूरी विषय को लेकर, म्यांमार को लेकर दुनिया का ध्यान बहुत ज्यादा बट गया है। कौन कौन सी हैं वो घटनाएं? तो इस घटनाओं में जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, अमेरिका चीन के बीच जो स्टैंड ऑफ रहा है, जो गतिरोध रहा है, इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान का जो शासन शुरू हुआ था, इन तमाम जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से दुनिया का जो ध्यान है वो म्यांमार की ओर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। पश्चिमी देशों का ध्यान म्यांमार की ओर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन इस पूरी स्थिति में भी आसियान संगठन द्वारा, समूह द्वारा इस पूरे विषय का एक समाधान खोजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आसियान इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही एक्टिव भूमिका अदा करना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद भी आसियान का जो अब तक रोल रहा है वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा है, बहुत ही विफल रहा है। लेकिन इसके बावजूद जानकारों का कहना है कि इस पूरी स्थिति में एक रीजनल सोल्यूशन की जरूरत, एक क्षेत्रीय समाधान की जरूरत है और ये क्षेत्रीय समाधान केवल आसियान संगठन द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। और इसी प्रयास के हिस्से के तौर पर बीते साल अप्रैल महीने में आसियान संगठन द्वारा
एक 5 सूत्रीय सहमति की भी घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक म्यांमार की जो सैन्य सरकार है, उस सैन्य सरकार द्वारा इस 5 सूत्रीय घोषणा पर अभी तक कोई भी बात नहीं की गई है। इसके अलावा इस पूरी स्थिति में भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती पैदा हो रही है। चुनौती ये है कि एक ओर तो पश्चिमी देशों द्वारा म्यांमार पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन जैसे देशों के साथ म्यांमार और ज्यादा करीब होता जा रहा है। जैसे रूस के साथ म्यांमार ने तेल और हथियार खरीदने की बात की है, इसको संबंधित कई समझौते भी किए गए हैं। इसके अलावा चीन के साथ म्यांमार ने कई आर्थिक समझौते किए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की भी दोनों देशों के बीच बात की जा रही है। मौजूदा समय में भी चीन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहा है। तो जाहिर तौर पर इस पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो समीकरण बदल रहे हैं, इन बदलते समीकरणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भविष्य में भारत के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है, खासतौर पर म्यांमार के संदर्भ में। तो ये तो बात हुई कि अन्य देशों की क्या नीतियां रही हैं। अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न मेंस का है और आप 250 शब्दों में इसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट ने भारत के लिए बड़ी चुनौती पैदा की है। भारत को म्यांमार में अपने सुरक्षा एवं विकासात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना होगा। चर्चा कीजिए, यानी सबसे पहले तो आपको बताना है कि किस तरह से म्यांमार में जो स्थिति पैदा हुई है, जो सैन्य तख्तापलट हुआ है, उसने किस तरह से भारत के लिए एक डिलेमा पैदा किया है, एक भ्रम पैदा किया है। भारत के लिए किसी भी विकल्प का चयन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो जाहिर तौर पर भारत किस तरह के विकल्प अपना सकता है, भारत किस तरह की नीति अपना सकता है, आप इस पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि म्यांमार किस साल आज़ाद हुआ था और म्यांमार भारत के किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।